हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अनूप स्टडी जोन। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने देख लिया है कंप्यूटर का विकास किस तरीके से हुआ, कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां हैं, किस पीढ़ी में किस चीज़ का आविष्कार हुआ। आज हम लोग बात करते हैं इनपुट डिवाइसेस की। ठीक है, इनपुट डिवाइस क्या होता है? इनपुट डिवाइस एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके द्वारा हम डिवाइस में डेटा एंटर कर सकते हैं। जैसे कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में है, आपको कोई आउटपुट चाहिए, आपको कोई रिजल्ट चाहिए, तो आप पहले इनपुट तो करेंगे, कंप्यूटर को इन्फॉर्म तो करेंगे कि हमें ये चीज़ चाहिए, तब तो कंप्यूटर आपको देगा। तो वो जो आप इंफॉर्मेशन या एक तरीके से आप जो अपना डेटा है वो एंटर करते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? वो इनपुट कहा जाता है, इनपुट। ठीक है, अब इनपुट के कई मेथड होते हैं, कई डिवाइसेस के थ्रू आप उसमें इनपुट कर सकते हैं। तो वो क्या, जो डिवाइसेस की मदद से आप उसमें इनपुट करेंगे, वही आपका इनपुट डिवाइस कहा जाएगा। ठीक है, हम किसी भी डिवाइस में कंप्यूटर या जो भी आपका पर्सनल कंप्यूटर है, इसमें कुछ भी इनपुट कर सकते हैं। जैसे उदाहरण में आपका कीबोर्ड है, मॉनिटर है, माउस है, स्कैनर है, तो इन सभी चीज़ों की मदद से आप क्या कर सकते हैं? अपने इन डाटा को इनपुट कर सकते हैं ताकि आपको रिजल्ट आउटपुट के तौर पे मिल सके। ठीक है, तो इनपुट डिवाइसेस में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? पहला आपका हो गया कीबोर्ड, जो मेजर पार्ट है वो आपका माउस और कीबोर्ड सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला पार्ट्स है। इसके बाद आपका स्कैनर हो गया, जॉयस्टिक, ये देखिए आपका जॉयस्टिक है। जॉयस्टिक क्या होता है? बेसिकली ऑनलाइन गेम्स खेलने के लिए या कुछ ऐसे टिपिकल वर्क करने के लिए एज अ माउस की तरह ही ये काम करता है। ठीक है, इसके बाद माइक्रोफोन है। तो माइक्रोफोन क्या करता है कि आप अगर वॉइस रिकॉर्ड करके इनपुट करना चाहते हैं तो वो भी आपका इनपुट यहाँ से हो जाएगा। इसके बाद है आपका छठवां है ट्रैक बॉल, डिजिटल कैमरा। आपको फोटोज़, वीडियोज़, ये सारी चीज़ें अगर इनपुट करनी है तो आप डिजिटल कैमरा के थ्रू कर सकते हैं। टच स्क्रीन, आजकल के जो लैपटॉप्स होने लगे हैं, जो डेस्कटॉप होने लगे हैं, वो आपके टच स्क्रीन होने, तो टच के थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं? वहाँ पे अपने इन्फॉर्मेशंस को इनपुट कर सकते हैं। जो लास्ट है आपका है वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम। आप वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम का एक एग्जांपल देख सकते हैं कि आपके गूगल, जैसे आपका मोबाइल का होम पेज होता है, गूगल के बगल में एक माइक जैसा बना होता है, तो उस माइक को आप ऑन करके वहाँ से बोल करके भी आप अपने डेटा को इनपुट कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है? वहीं आपका होता है वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम होता है। ठीक है, चलिए एक एक करके सभी के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या है? कीबोर्ड है। तो कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था? कीबोर्ड का आविष्कार लोथल सोल्स ने किया था, क्रिस्टोफर लोथल सोल्स ने किया था। इन्होंने 1890 ईस्वी में, कब किया गया था? कीबोर्ड की जो खोज किया गया था या फिर आविष्कार किया गया था। देखिए, खोज और आविष्कार में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो जो अगर आपसे कोई बोले कंप्यूटर की खोज की गई, तो ये गलत है बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि जो खोज होता है वो कोई ऐसी चीज़ जो पहले से उपलब्ध थी उसे हमने खोज दिया। जो चीज़ें बनाई जाती हैं उसको आविष्कार माना जाता है। ठीक है, तो जो कीबोर्ड का आविष्कार किया था 1890 ईस्वी में क्रिस्टोफर लोथम सोल्स ने किया था। अब जो कीबोर्ड होते हैं हमारे, नॉर्मली दो प्रकार के कीबोर्ड होते हैं। एक तो जनरल कीबोर्ड होता है जिसमें 104 की होती है, और एक आपका दूसरा जो होता है मल्टीमीडिया कीबोर्ड। मल्टीमीडिया में आपके 108 की होती है। कीबोर्ड में कई प्रकार के की आपको देखने को मिल जाएंगे। फंक्शन की, सबसे ऊपर देखिए, ये आपके जो इतने हैं, ये आपके क्या होते हैं? ये आपके होते हैं फंक्शन की होते हैं। इसमें आपका ESC, F1, F2, F3, आपका जो F1 से लेकर के F12 तक, ये क्या है? F1 से लेकर के F12 तक जो 12 की होती है, इसको क्या कहता है? फंक्शन की कहा जाता है। इसके बाद इसमें आपको अल्फ़ाबेट की भी देखने को मिलेगा। जैसे देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये आपका QWE करके है ना, तो यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है? ये आपका है अल्फ़ाबेट की। क्या है? ये है आपका अल्फ़ाबेट की, जिसमें कि आपका A to Z तक 26 लेटर्स कंटेन होते हैं। कितने होते हैं? 26 ऑल लेटर्स कंटेन होते हैं। इसके बाद आपका आता है नंबर की। तो यहाँ पे देखिए आपको नंबर की मिलेगा। ये रहा आपका 0 से लेकर के 9 तक का आपका नंबर की रहा। तो ये कीबोर्ड में इतने प्रकार के की होते हैं। इसके बाद कुछ अन्य की भी होते हैं। एक होता है मॉडिफायर की। अब मॉडिफायर की कहते किसे हैं? तो यह किसी अन्य के साथ मिलकर फंक्शन को मॉडिफाई कर देता है। जैसे आपका कंट्रोल हो गया, शिफ्ट हो गया, टैब हो गया, ESC हो गया, तो ये सभी क्या होते हैं? मॉडिफायर की होते हैं। इसका काम क्या होता है? जैसे अगर आप देखिए शिफ्ट, आपको कैपिटल लेटर्स में लिखने हैं इंग्लिश के वर्ड, तो आप कैप्स लॉक का यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आपको मॉडिफायर का यूज करना है तो आप
शिफ्ट के साथ ए का प्रयोग करें, शिफ्ट के साथ किसी भी अल्फ़ाबेट का प्रयोग करेंगे तो वो क्या होगा, कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। अगर आप शिफ्ट प्लस ए करते हैं तो अब ये आपका कैपिटल ए लिखा जाएगा। ठीक है, आप इसकी जगह पे कैप्स लॉक का भी यूज कर सकते हैं, उससे भी आपका कैपिटल लेटर लिखा जाएगा। तो ये होता है मॉडिफायर, यानी कि दूसरे की के साथ मिलकर के सेम फंक्शन को ये मॉडिफाई कर देता है। वहीं आपका क्या कहा जाता है, वहीं आपका होता है मॉडिफायर की। ठीक है, इसमें कुछ इस हमारे कीबोर्ड में स्पेशल की हैं, जैसे आपका कैप्स लॉक का होता है। ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे स्पीकर का बना होता है। ठीक है, इसमें आपका एंटर का देखिए 2 बटन आपको मिल जाएंगे, एक आपको एंटर यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, एक आपको एंटर इधर कहीं मिलता है। ठीक है, एक तो आपका एंटर यहाँ मिल गया, एक एंटर यहाँ मिल गया, देखिए ये सर्कल में। ठीक है, इसके बाद आपको एरो की आपको मदद करता है ऊपर और नीचे करने में, तो एरो की भी आपको इसमें देखने को मिलता है। ये देखिए शिफ्ट के बगल में एरो की। इसके बाद डेल यानी कि DEL, ये क्या होता है, डिलीट का बटन होता है। ये आपका क्या है, ये आपका यहाँ पे डिलीट बटन दिया होता है। इसके बाद टैब ESC, देखिए जो ESC आता है एग्जिट के लिए होता है, यहाँ पे दिया हुआ है। कैप्स लॉक यहाँ पे है, शिफ्ट यहाँ पे है, कंट्रोल यहाँ पे है, देखिए टैब का की यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये स्पेशल कीज़ होते हैं हमारे कीबोर्ड में। तो जो आपका नॉर्मल कीबोर्ड होता है उसमें 104 की होते हैं। इसके अलावा जो मल्टीमीडिया कीबोर्ड होता है, मल्टीमीडिया जैसे गेमिंग के लिए या फिर प्रोग्रामिंग के लिए जो कीबोर्ड आपका यूज किया जाता है उसमें 108 की होते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे कीबोर्ड की बात हो गई, तो जो सेकंड मोस्ट आपका इनपुट डिवाइस है वो है आपका माउस। जो माउस होता है, माउस का आविष्कार डगलस एग्लबोर्ट ने किया था। किसने किया था, माउस का आविष्कार डगलस एग्लबोर्ट ने किया था। यह पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। इसका रीज़न है, पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि ये जहाँ पे इसका कर्सर जाता है वो पॉइंट करता रहता है, इसीलिए इसको पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से जाना जाता है। अब इसमें 2 बटन्स होते हैं, एक आपका राइट बटन होता है, एक आपका लेफ्ट बटन होता है, और बीच में जो होता है, बीच में आपका स्क्रॉल होता है, ऊपर नीचे करने के लिए स्क्रॉल का प्रयोग किया जाता है। अब जो आपका ये लेफ्ट वाला पार्ट है, यहाँ पे ये जो लेफ्ट बटन का प्रयोग किया था, इसके माध्यम से हम किसी फाइल, शब्द, अक्षर को सिलेक्ट कर सकते हैं या उसको कहीं पे ड्रैग करके ले जा सकते हैं। ठीक है, और जो आपका राइट की आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे जो राइट की दिख रहा है, यह राइट की इसके माध्यम से हम किसी भी फाइल में उपलब्ध उसके जो ऑप्शंस होते हैं, जो मेन्यू होते हैं, उसको प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और लास्ट जो आपका माउस में बचा स्क्रॉल, तो स्क्रॉल क्या करता है, स्क्रॉल करके हम पेज को ऊपर नीचे करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, अब जो माउस होता है, माउस भी कई प्रकार का होता है। ऑप्टिकल माउस होता है, वायरलेस माउस होता है, वो ब्लूटूथ की मदद से कनेक्ट होता है या वाईफाई की मदद से कनेक्ट होता है, और हम उसे बिना वायर से कनेक्ट किए हुए यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपका आ गया मैकेनिकल माउस, ट्रैक बॉल माउस। तो ये आपके 4 प्रकार के माउसेस होते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद आपका स्कैनर है। स्कैनर भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनपुट डिवाइस है। स्कैनर से क्या करते हैं, इसके माध्यम से आपका कोई भी डॉक्यूमेंट है, आपका रिज़ल्ट है, आपका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, अगर उसे आप इंटरनेट पे अपलोड करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली उसे स्कैन करके वो अपलोड कर सकते हैं। बेसिकली जो स्कैनर का काम है, स्कैनर का काम क्या है, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में चेंज करना। स्कैनर का क्या काम है, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में चेंज करना होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद जो आपका अगला इनपुट डिवाइस है जॉयस्टिक। तो जॉयस्टिक भी एक प्रकार का आपका नॉर्मल इनपुट डिवाइस है। इसका प्रयोग करके हम ऑनलाइन गेम खेलने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसमें आपके कई ऑप्शंस आपको आपके हाथ में मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे आपका बगल में इंटर मिल जाएगा, आपका एरो की मिल जाएगा, आपके स्क्रॉल भी आपको मिल जाएगा, स्क्रॉल की जगह आप घुमा के उसको स्क्रॉल कर सकते हैं। तो जो देखिए यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 6 की आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, आपके अंगूठे के पास यहाँ पे आपको 5-6 की मिल जाएंगे। तो इससे क्या होगा, आपको गेम को कंट्रोल करने में आसानी होती है। इसका जो मैक्सिमम यूज होता है आज के लिए, मैक्सिमम यूज इसका ऑनलाइन गेमिंग के लिए ही किया जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम कुछ वर्ड्स के बारे में जान लेते हैं जिसका फुल फॉर्म अक्सर पूछता रहता है। जैसे आपका MICR क्या होता है, तो MICR होता है आपका मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ठीक है, इस डिवाइस का प्रयोग बैंकों में चेक के नीचे दिए गए कोड को पढ़ने के लिए किया जाता है। अगर आप चेकबुक कहीं भी देखे हों तो जो आपका एक चेक की एक कॉपी होती है, उसके नीचे आप देखेंगे एक बारकोड दिया रहता है।
बारकोड बेसिकली एक ऐसा बारकोड होता है, बीच में ब्लैक और वाइट लाइनिंग होती है और यहाँ पे 4 कॉर्नर बने होते हैं। ठीक है, तो ये जो 4 कॉर्नर होते हैं इन्हीं की मदद से ये पूरा बारकोड, और बारकोड एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है। ठीक है, इस बारकोड को अगर आप स्कैन करते हैं तो आपको बार बार एक ही चीज़ मिलेगी, ऐसा नहीं है कि बार बार अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा है, दूसरा आपका OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ये क्या होता है, इस डिवाइस का प्रयोग कैरेक्टर को स्कैन, कॉपी किताब या फिर जो आपका QR कोड आता है उसको स्कैन करने के लिए किया जाता है। आपके फ़ोन में भी देखेंगे तो वो एक स्कैनर नाम का एक एप्लीकेशन अलग से मिलता है। आपको कोई बुक स्कैन करना है, ठीक है, आपको किसी भी चीज़ को स्कैन करना है, बुक पे दिए गए किसी स्कैनर को स्कैन करके आंसर फाइंड करना है, तो आप ये OMR यानी कि ऑप्टिकल OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर के थ्रू कर सकते हैं। अब जो आपका OMR है, ऑप्टिकल मार्क रीडर, इस डिवाइस के माध्यम से ही अपनी OMR सीट को चेक कर सकते हैं। आज अगर आप ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम देने जाते होंगे तो वहाँ पे क्या होता है, जो आपका सीट मिलता है आंसर सीट, वो OMR होता है। उसमें 4 ऑब्जेक्टिव होते हैं, 4 में से कोई एक सही होता है। तो इसको चेक करने के लिए इस OMR यानी कि ऑप्टिकल मार्क रीडर का प्रयोग किया जाता है कि कौन सा मार्क आपका सही है, आपके कितने आंसर्स मैच कर रहे हैं, कितने गलत हैं, ये आपका ऑप्टिकल मार्क रीडर की मदद से ही किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है BCR, बारकोड रीडर। इसके माध्यम से हम किसी भी सामान के पीछे दिए गए बारकोड को स्कैन कर सकते हैं। जैसे आप मॉल में जाते हैं, सामान खरीदते हैं, तो सामान देखेंगे तो आज अब ऐसा नहीं कि आपको पर्चा लेके बैठेंगे और उसमें लिखेंगे कि आपने घी लिया, आपने चीनी लिया, आपने कौन सा सामान लिया, आपने कपड़ा लिया तो कितने का लिया, उनको लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। वो आपका इन्फॉर्मेशन जो होता है बार कोड में फिक्स कर दिया जाता है। वो जाते हैं, बस एक बार कोड स्कैनर उठाते हैं, आपके प्रोडक्ट के पीछे वो स्कैनर लगा होता है, उसे स्कैन करते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन, उसकी पूरी डिटेल्स आ जाती है। ठीक है, तो वो क्या, इसके मदद से हम किसी भी सामान को स्कैन करते हैं ताकि उसका आप इंक्वायरी कर सकते हैं, एक तरीके से आपको उसका प्राइज पता चल सके, आप मतलब सारी चीज़ें उस बारकोड स्कैनर में छिपी होती हैं, जो बारकोड स्कैन करते हैं और उससे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और हम कस्टमर से पैसे ले लेते हैं। ठीक है, इसके बाद QR कोड क्या होता है, QR कोड जैसे आप ये देखेंगे ना, तो ये QR बना होता है, ये QR कोड होता है। ये होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड। क्या होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड, आपको कुछ भी टाइप करने की ज़रूरत नहीं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल बार कोड को स्कैन करेंगे, स्कैन करते ही वहाँ से जितनी इन्फॉर्मेशन उसमें फिट की गई होंगी वो आपके सामने डायरेक्टली खुल के ओपन हो जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम रखा गया है क्विक रिस्पॉन्स, यानी तुरंत रिस्पॉन्स मिलता है QR कोड से। ठीक है, इसके बाद जो हमारा अगला इनपुट डिवाइस है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन आज की डेट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी सहायता से हम अपनी आवाज़ दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। मतलब जैसे मान के चलिए आपका माउथ है, माउथ से क्या करते हैं, आप बोलते हैं, ठीक है, तो वो जो आपकी आवाज़ है वो दूसरों को सुनाई देती है। तो यहाँ भी कंप्यूटर का भी, ये कंप्यूटर का माउथ है, ये क्या है, कंप्यूटर के माउथ है, ये कंप्यूटर के मुख के नाम से जाना जाता है। इसकी सहायता से हम अपनी आवाज़ को दूसरे तक पहुँचा सकते हैं। और इसके बाद आपका आता है स्पीकर। इसकी सहायता से हम दूसरों की आवाज़ को आसानी से सुन सकते हैं। यानी कि ये किसकी तरह काम करता है, ये हमारे कान की तरह प्रयोग होता है। जैसे हमारे पास ह्यूमन बॉडी में कान होता है तो कंप्यूटर के पास स्पीकर होता है। ठीक है, इसकी सहायता से हम दूसरों की आवाज़ को सुन सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है आपका प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होता है, तो आपका CPU होता है। क्या होता है, CPU। ठीक है, प्रोसेसिंग डिवाइस हमारा CPU के तौर पे यूज होता है। जो CPU होता है उसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और जो CPU होता है, CPU को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। CPU में कुछ प्रमुख चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे आपका उसमें CU पाया जाता है, ALU पाया जाता है और MU पाया जाता है। CU क्या होता है, CU एक कंट्रोल यूनिट होता है। इस भाग से कंप्यूटर की सभी गतिविधियों को नियंत्रित किया जाता है। इससे हम क्या करते हैं, जो कंप्यूटर में वर्क हो रहा है, जो गतिविधियां हो रही हैं, उसको नियंत्रित करने के लिए कंट्रोल यूनिट का प्रयोग करते हैं।
जैसे हमारे हाथ में माउस है, तो माउस से हम क्या करेंगे, कोई भी ऑप्शन ओपन कर सकते हैं, लेफ़्ट राइट बटन का यूज कर सकते हैं, पेज को स्क्रॉल कर सकते हैं। तो ये जो होता है ये कंट्रोल यूनिट के थ्रू ही कंट्रोल होता है, और इसी कंट्रोल यूनिट के थ्रू हम अपने कंप्यूटर के सारे जो उस पर गतिविधियाँ हो रही होती हैं उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद आपका क्या है, ALU एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इस भाग से कंप्यूटर के अंतर्गत सभी गणितीय क्रियाओं को नियंत्रण किया जाता है। यानी जो आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो गया, बाकी जो ऑपरेशंस हो गए, आपका जो डेटा सीट हो गया, MS एक्सेल में आपने कोई सीट किया, कोई उसमें आपको सैलरी अकाउंट है, कुछ भी है, आपके बैंक अकाउंट है, तो वहाँ पे जितनी भी आपकी कंप्यूटर के अंतर्गत जो भी आपकी मैथमेटिकल्स प्रॉब्लम्स होती हैं उसको नियंत्रित करने के लिए या उसको सॉल्व करने के लिए ALU का प्रयोग किया जाता है। अब आपका इसके बाद है MU यानी कि मेमोरी यूनिट। तो कंप्यूटर के अंतर्गत सभी कार्यों को स्टोर करने का काम मेमोरी यूनिट द्वारा किया जाता है। कंप्यूटर में जो भी वर्क होते हैं उसे आप सेव करना चाहेंगे। आपका ऐसा तो है नहीं कि आज आपने एक एक्सेल शीट बनाया, अपने जो भी मान लीजिए आपकी फैक्ट्री है, आपके फैक्ट्री के वर्कर्स का असेंबली सीट, अटेंडेंस सीट बनाया कि कितने लोग कब अब्सेंट हैं, कैसे सैलरी देनी है, और वो कल डिलीट हो गया। तो ऐसे तो आपका वर्क हो नहीं पाएगा। तो इसीलिए मेमोरी यूनिट का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, आप वहाँ पे जो भी काम किए रहते हैं उसको मेमोरी यूनिट द्वारा सेव कर लिया जाता है, यानी स्टोर कर लिया जाता है, ताकि हम जब भी हमें आवश्यकता हो हम उसे ओपन करके आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो प्रोसेसिंग डिवाइस CPU है, ये ब्रेन ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। इसके 3 प्रमुख पार्ट्स होते हैं, CU, ALU और MU। CU क्या होता है, कंट्रोल यूनिट, इससे सारी गतिविधियां नियंत्रित की जाती हैं। ALU से क्या होता है, इससे गणितीय क्रियाओं को नियंत्रण किया जाता है। MU क्या होता है, ये मेमोरी यूनिट होता है, यानी कंप्यूटर के अंतर्गत सभी कार्यों को करने, जो सभी कार्य होते हैं उनको स्टोर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए, इसके बाद आपका स्टोरेज डिवाइस। अब आपका जो स्टोरेज होता है, स्टोरेज तो अब हम किसी डिवाइस में ही स्टोर करेंगे। ठीक है, तो जो स्टोरेज डिवाइस होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक तो आपका इंटरनल स्टोरेज होता है, एक आपका एक्सटर्नल स्टोरेज होता है। तो जो आपका इंटरनल मेमोरी होता है ये प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस होता है। ये क्या होता है, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस होता है। और जो आपका एक्सटर्नल मेमोरी होता है ये सेकेंडरी होता है, ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है। ठीक है, जैसे आप प्राइमरी क्या हुआ, आप कोई वर्क एट करेंट आप हॉटस्टार देख रहे हैं, तो उसके जो भी कैच फाइल होंगे सब कुछ वो आपका इंटरनल मेमोरी इंक्लूड करेगा, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, न कि आपका मेमोरी कार्ड। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हम लोग पहला देखें तो इंटरनल एक्सटर्नल, तो इंटरनल में भी कई पार्ट्स होते हैं। इंटरनल मेमोरी जो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस होता है उसमें आपका कैच मेमोरी पाया जाता है, रैम पाया जाता है, और क्या क्या पाया जाता है, रोम पाया जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, कैच मेमोरी, ये सारी चीज़ें आपकी इंटरनल मेमोरी के अंतर्गत पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए कैच मेमोरी होता क्या है। जो आपका कैच मेमोरी होता है यह मेमोरी CPU तथा इनपुट के बीच में तीव्र गति से डाटा को एक्सेस करने के लिए जिम्मेदार होता है। यह कंप्यूटर का सबसे तेज मेमोरी यूनिट माना जाता है। जैसे आपने क्या किया कि आप एक बार अनूप स्टडी जोन के वेबसाइट पे गए, आपने वहाँ पे अपने डिटेल्स को लॉगिन किया, अपना ईमेल डाला, अपना पासवर्ड डाला और उसके बाद लॉगिन कर दिया। तो ये क्या होगा कि ये कैच फाइल के रूप में आपका स्टोर हो जाएगा। क्या होगा, जब ये आपका कैच फाइल के रूप में स्टोर हो जाएगा तो जब सेकंड टाइम आप वेबसाइट को विजिट करेंगे, अगर आपने सेव पासवर्ड किया है तो बिना आपसे पूछे आप पेज एंटर करेंगे, वो ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि आप जितनी बार जीमेल खोलते हैं लॉगिन करते हैं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो वो क्या होता है, वो कैच मेमोरी होता है। यह CPU और इनपुट के बीच में तीव्र गति से डाटा एक्सेस कर लेता है और यह डाटा एक्सेस सबसे तेज माना जाता है। कंप्यूटर में सबसे तेज यही डाटा एक्सेस माना जाता है। इसके बाद आता है रैम। तो जो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह गोलाकार मॉडल का होता है, ये ऐसे गोलाकार मॉडल का होता है और जो लाइट के चले जाने पर गायब हो जाता है। यह लाइट के चले जाने पर अपने आप गायब हो जाता है। ठीक है, रैम भी आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है SRAM, एक होता है DRAM।
SRAM का फुल फॉर्म है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह मेमोरी अत्यधिक तेज, महंगी तथा इसे बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो ये मेमोरी क्या होता है, आज के जो सुपर कंप्यूटर्स हैं उनमें प्रयोग होता है। जो महंगे महंगे कंप्यूटर्स हैं उसमें आपको SRAM देखने को मिलेगा, लेकिन बाकी जगह आप देखेंगे तो आपको डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी ही देखने को मिलेगा, यानी कि DRAM। यह जो मेमोरी होता है यह SRAM की तुलना में बहुत ही सस्ता होता है तथा इसे बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार कोई अपना स्टोरेज एक्सेस किया या फिर स्टोरेज को इनपुट किया तो वो तुरंत शो करेगा, जब तक आप रिफ्रेश नहीं करेंगे वो प्रॉपर क्या होगा, शो नहीं करता है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, SRAM की तुलना में सस्ता होता है और इसे बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, इसीलिए इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, आप अगर लैपटॉप्स खरीदने जा रहे हैं सस्ते लैपटॉप्स में तो आपको डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी ही मिलेगा, वहाँ पे लिखा होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग रोम की बात करें, रीड ओनली मेमोरी। यह क्या होता है, यह एक अस्थाई मेमोरी होता है जिसे लाइट के चले जाने पर भी डाटा गायब नहीं होता। जैसे कि अगर आपके मेमोरी कार्ड में अगर आपके कोई भी सामान रखा हुआ है या फिर आपने कोई मूवी रखा है, आपने कोई डॉक्यूमेंट रखा है, तो ऐसा तो है नहीं कि लाइट चली गई या फिर आपका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया तो आपका डाटा इरेज हो जाएगा, नहीं। लेकिन अगर आप कोई वर्क कर रहे हैं, जैसे आप कोई एक्सेल पे वर्क कर रहे हैं अपने कंप्यूटर में, आपने सेव नहीं किया हुआ है, लाइट चली गई या फिर अचानक से शट डाउन हो गया तो वो क्या होगा, वो अचानक से बंद हो जाएगा। तो यही आपका क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी यानी कि आपका रोम होता है। रोम दो प्रकार के होते हैं, आपका होता है पी रोम होता है, एक आपका ईपी रोम होता है, तीसरा जो आपका होता है, तीसरा होता है आपका EEPROM होता है। ठीक है, पी रोम का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस मेमोरी को दोबारा से प्रयोग किया जा सकता है, जो ऐसी मेमोरी होती हैं इसको हम दोबारा से प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा जो होता है ईपी रोम, ये क्या होता है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, और लास्ट जो है आपका, लास्ट आपका क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। ठीक है, तो इसके बाद आपका सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस क्या क्या होते हैं। अभी तो हम लोग प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस की बात कर रहे थे, अब आपके पास सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कौन कौन से होते हैं। तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जैसे आपका CD, आपने CD देखा होगा, ऐसे सर्कल आपके DVD CD में लगा करके आपने मूवी देखे होंगे। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क। यह एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज, इसकी क्षमता MB में मापी जाती है। जैसे 100 MB, 50 MB, 600 MB, 500 MB, जो हमारी मूवी होती थी सामान्यतः 400 MB, 500, 600 MB की ही होती थी, तो इसकी जो स्टोरेज क्षमता होती थी MB में नापी जाती थी, जबकि ये DVD की तुलना में सस्ता होता है। ये क्या होता है, DVD की तुलना में काफ़ी सस्ता होता है। DVD का फुल फॉर्म क्या होता है, डिजिटल वीडियो डिस्क। ठीक है, अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए डिजिटल वीडियो डिस्क होता है। क्या होता है, डिजिटल वीडियो डिस्क होता है। ठीक है, एक जो आपका CDR भी होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली, यानी कि अगर उसमें एक बार कोई चीज़ कॉपी कर दी जाए तो आप उसको वहाँ से, न तो वहाँ से कॉपी कर सकते हैं, ना उसको डिलीट कर सकते हैं, ना ही उसमें कुछ भी पेस्ट कर सकते हैं। यानी कि जैसे आपको कुछ एटलस की, जैसे आपने बुक खरीदी होंगी CBSE बोर्ड से, तो उसमें क्या होता है कि पीछे एक एटलस का CD आता है, तो वो क्या होता है, CDR होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली। उसमें से वो वीडियोस डिलीट करके दूसरे वीडियोस को नहीं डाला जा सकता है। और दूसरा आपका होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड एंड राइट दोनों होता है। तो इसमें क्या होता है कि ये आपका DVD इस प्रकार का होता है कि आपने जैसे इसे एक पेन ड्राइव की तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जैसे कि आपने कोई मूवी डाला, आपने वो देख ली, फिर से आप गए उसे डिलीट किए और फिर से उसमें दूसरी मूवी डाल दिए, फिर से आप उसको DVD में लगा करके प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, CDRW। DVD के बारे में आपने जाना ही, DVD क्या होता है, डिजिटल वीडियो डिस्क होता है और इसकी क्षमता जो होती है GB में नापी जाती है। किस में नापी जाती है, जो DVD होती है, DVD की क्षमता GB में नापी जाती है। ठीक, इसके बाद आपका क्या होता है, हार्ड डिस्क होता है, जो हार्ड डिस्क क्या होता है, सबसे अधिक क्षमता वाला होता है। और स्टोरेज के लिए हम लोग पेन ड्राइव का भी प्रयोग करते हैं। पेन ड्राइव तो आज के डेट में बहुत ज़्यादा फेमस है, पोर्टेबल है, क्योंकि हम अपने स्टोरेज को आसानी से यहाँ से वहाँ ले जा सकते हैं। आप अपने सिस्टम को तो यहाँ से वहाँ नहीं ले जा सकते, लेकिन आप पेन ड्राइव लेके जा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को, अपने कोई भी वर्क है तो वो यहाँ से वहाँ तक आप ले जा सकते हैं। ठीक है, तो वो आपका क्या होता है, पेन ड्राइव होता है।
एक आपका हार्ड डिस्क जो होता है, हार्ड डिस्क सबसे अत्यधिक क्षमता वाला आपका एक इंस्ट्रूमेंट होता है या स्टोरेज डिवाइस होता है। सबसे अधिक क्षमता आपका हार्ड डिस्क में ही होता है। इसके बाद क्या है आपका स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज कैपेसिटी क्या होता है? स्टोरेज क्षमता की सबसे जो छोटी इकाई होती है वो बिट में नापी जाती है। किस में नापी जाती है? बिट में नापी जाती है। स्टोरेज कैपेसिटी का मतलब कि कितना डाटा आप संग्रहित कर सकते हैं, कितना डाटा आप स्टोर कर सकते हैं। तो इसको जो आपका बाइट में या फिर एमबी या फिर केबी में नापा जाता है। जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है आपकी बिट। तो 8 बिट बराबर कितना होता है? 1 बाइट होता है। 1024 यानी 1024 बाइट बराबर 1 KB होता है। और 1024 KB बराबर 1 MB होता है। 1024 MB बराबर 1 GB होता है। और 1024 GB बराबर 1 TB होता है। जो KB होता है, KB का फुल फॉर्म होता है किलोबाइट, MB का फुल फॉर्म होता है मेगाबाइट, GB का फुल फॉर्म होता है गीगाबाइट और TB का फुल फॉर्म होता है टेराबाइट। ये जो टेराबाइट होता है ये सबसे बड़ी यूनिट होती है। क्या होती है? यह जो आपका स्टोरेज कैपेसिटी है, स्टोरेज कैपेसिटी की सबसे बड़ी यूनिट जो होती है आपकी टेराबाइट होती है। और जो आपका बिट है, आपको ऊपर ही दिख रहा होगा, स्टोरेज क्षमता की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है? बिट होती है। तो इस तरीके से आप अपना स्टोरेज कैपेसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा TB का, GB का, MB का, आप वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।